नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि आपने मेरी शेष वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आज हम भारत के पठारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया अगली वीडियो में, फिर भी हम बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो जल से तीन तरफ से, ऐसा स्थल जो जल से तीन तरफ से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो। जैसे हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करें तो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, पश्चिम में अरब सागर से है और दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये आपको प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं। ठीक है, आज हम पठार के अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी पठार हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बता दें कि पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है। तो पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पठार का शिखर होता है, जबकि कहा गया है, इसमें देखिए शुरू से देखिएगा, आपको हम बता दें कि पठार और पहाड़ में अंतर पूछा गया है। पहाड़ और पठार में अंतर, तो देखिए पहाड़ का शिखर होता है जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता है। पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे होते हैं, परंतु ऊपर से समतल मैदानी रूप होते हैं। हम आपको बता दें जो पहाड़ होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जबकि पठार जो होते हैं वो इस प्रकार से, जो उनका जो शिखर होता है वो मैदानी क्षेत्र होता है, और जबकि पहाड़ का एक सिरा होता है, यानी उसका एक शिखर होता है। ठीक है, ये आप अंतर समझ गए होंगे कि पहाड़ का शिखर होता है जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता है। पहाड़ पठार आपको हम बता दें कि पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे होते हैं, परंतु वे ऊपर से समतल रूप में होते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हम पठारों का ये अध्ययन करेंगे। जैसे कि अरावली पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट पठारों पर ही आती हैं। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण पठार भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज हम जो भी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पठार आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो आपका मालवा का पठार है, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा शिलोंग पठार और पांचवा दक्कन पठार। तो इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है जो बनेंगे वो आपके मालवा पठार से बनेंगे। तो मालवा पठार के बारे में जानते हैं। ये पहला पॉइंट है कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि जो आपका प्रायद्वीपीय जो आपका पश्चिमी घाट की तरफ है, थोड़ा जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो आपको हम बता दें कि ये आपका गुजरात है और ये आपका मालवा का पठार है। तो जो मालवा का पठार है, इससे मालवा का पठार है, इधर आपकी अरावली श्रृंखला है और इससे फिर आपकी विंध्याचल पर्वत है, फिर आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है। तो जो बीच में जो पठार है ये आपका शिलोंग पठार। तो ये आपका मालवा का पठार ये आपका राजस्थान में भी आता है और गुजरात में भी इसका आता है, कुछ भाग गुजरात में भी आता है, राजस्थान में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। ठीक है, तो ये 3 राज्यों में आपका ये फैला हुआ है और ये पश्चिमी भारत की तरफ है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि कौन कौन राज्य में, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों में। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो हम जानेंगे। पहला पॉइंट है कि ये जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। दूसरा कि काली मिट्टी से ढका हुआ है, क्योंकि ये लावा मिट्टी से निर्माण हुआ है, यानी यहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई 500 से 610 मीटर है और इसे लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है, जो आपको हम बता चुके हैं कि लावा से निर्मित पठार है मालवा का पठार। अगला पॉइंट है कि इसमें कुछ लावा द्वारा बनी पहाड़ियाँ भी हैं, क्योंकि जब स्वाभाविक सी बात है कि जो भी लावा से, जो ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा बनता है, उसी से पहाड़ियाँ भी बनी होंगी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यमुना की सहायक चंबल नदी ने इसके मध्य को भाग को प्रभावित किया, यानी जो चंबल नदी है वो इसी से निकलकर मध्य को भाग को और उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, फिर जाके आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी भाग को माही नदी ने प्रभावित किया। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो जो माही नदी है वो आपको अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी की एक विशेषता बता दें कि भारत की एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो आपकी माही नदी है, जो राजस्थान में 2 बार ही काटती है इसकी। तो वो आपको कौन सा आंसर होगा? जो माही नदी है, माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्वी भाग को बेतवा नदी प्रभावित करती है। जो मालवा का पठार है वो पूर्वी भाग का जो है इसका, वो बेतवा नदी प्रभावित करती है।
ठीक है। अगला पॉइंट है कि मालवा पठार अरावली पर्वत की विंध्याचल पर्वत के बीच है, तो हम आपको बता ही चुके हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान में फैली हुई हैं, जो गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई हैं, और विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार से फैली हुई हैं। तो इनके जो बीच में जो वो पठार है वो आपका मालवा का पठार है। जो मालवा का पठार किन किन राज्यों में, तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, इतने जो मुख्य बिंदु थे जो मालवा पठार से थे। अब हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में बात करेंगे। बुंदेलखंड पठार से कौन कौन तत्व बनते हैं। ये पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पठार जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसके निर्माण में नीस और ग्रेनाइट से है। तो ये पॉइंट आपको रखना है कि बुंदेलखंड पठार नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट है कि इसका ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है। दक्षिण से दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ इस दिशा में फैला हुआ है आपका कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। और यहाँ कम गुणवत्ता लोहे अत्यधिक प्राप्त होता है, यानी इस पठार पर बहुत ही कम गुणवत्ता वाला जो लोहा है वो प्राप्त होता है। ठीक है। तो बुंदेलखंड से 4 ही पॉइंट थे कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच फैला हुआ है। ठीक है। उसका निर्माण नीस और ग्रेनाइट से हुआ है, और इसका जो जो फैलाव है वो आपका उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है। और इसमें जो लोहे का जो गुणवत्ता बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, तो वो इस पठार में पाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात होंगी। तो पहला पॉइंट है कि छोटा नागपुर का पठार महाराष्ट्र नागपुर के जिले में से कोई संबंध नहीं है, यानी छोटा नागपुर का पठार का महाराष्ट्र के नागपुर जिले से कोई संबंध नहीं है। इसका नाम पुराने राजा के नाम पर पड़ा है। ठीक है। तो मतलब ये कंफ्यूजन रहती है कि छोटा नागपुर का पठार है तो इसका मतलब महाराष्ट्र के नागपुर जिले में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नाम किसी पुराने राजा के नाम पर पड़ा हुआ है, ना कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले से संबंधित है। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। ये पठार झारखंड में फैला हुआ है। यहाँ पर नाम तो इसका छोटा नागपुर का पठार है, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में है ये, जबकि आपका आपका झारखंड राज्य में, ये आपका झारखंड राज्य है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 6500 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है कि ये रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा के पठार इस सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इतने जितने भी ये पठार हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 700 मीटर है। ठीक है। इससे जो छोटा नागपुर से जो बिंदु बन रहे थे वो थे कि छोटा नागपुर पठार महाराष्ट्र में नहीं बल्कि झारखंड राज्य में है, और झारखंड राज्य में फैला हुआ इसका जो क्षेत्रफल है 6500 वर्ग किलोमीटर है। उसका जो रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, ये सभी छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। ये पॉइंट जो क्लियर हो गए छोटे नागपुर से पठार। अब हम बात करते हैं शिलोंग पठार के बारे में। शिलोंग पठार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। शिलोंग पठार आपको बता दें कि गारो खासी जयंती इसी पहाड़ी पर है। ठीक है। तो आपका ये हम आपको क्लियर कर दें कि छोटा नागपुर पठार से संबंधित जो आपका छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। ये आपका असम ऊपर फैला हुआ है सिक्किम में, और ये आपका शिलोंग पठार है, ये आपका नागपुर। ठीक है। नागपुर नहीं, शिलोंग का पठार है जो आपके भारत के विशालतम पठार है। ठीक है। सॉरी, हाँ, शिलोंग के पठार की बात करें तो गारो खासी जयंती इसी पहाड़ी पर है। 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी पर यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो गारो खासी जयंतियाँ हैं। इस प्रकार से यहाँ वायु दाब अधिक हो जाता है, जिस कारण से यहाँ बारिश अधिक होती है। और इसी गारो खासी जयंतियों के नाम पर ही यहाँ पर जनजातियाँ हैं। तो गारो खासी जयंती तो आपको याद रखना है। इस पठार में कोयला और लो अयस्क चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। तो ये पॉइंट रखना है कि चूना और पत्थर कोयला कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब बात करेंगे शिलोंग पठार से 2 ही पॉइंट बन रहे थे कि गारो खासी जयंती शिलोंग पठार में है, और इसके पठार में कोयला, लोहा से कुछ चूना पत्थर का भंडार उपलब्ध है। ठीक है। अगला पॉइंट अब हम देखते हैं दक्कन के पठार से बात करेंगे। दक्कन का पठार से बात करेंगे तो पहला है कि भारत की विशालतम पठार है। तो जो दक्कन का पठार है वो विशालतम पठार है, दक्षिण के 8 राज्यों में फैला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दक्कन का पठार वो 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार के आविष्कार त्रिभुजाकार सतपुड़ा विंध्याचल श्रृंखला इसकी उत्तर सीमा है और पूर्व में फैला हुआ है। तो ये आपका
जो दक्कन का पठार है वो आपको हम बता दें कि ये आपका इधर से लेके और ये आपका दक्षिण का पठार है, जो आपको इधर गुजरात से लेके इधर झारखंड से लेके नीचे तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये आपका दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इनसे पॉइंट जो बन रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये विशालतम पठार है, ठीक है। ये आपका दक्कन का पठार है और इस पठार की त्रिभुजाकार आकृति है और सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत इसकी उत्तरी सीमा है। तो यहाँ पर आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखलाएं हैं, श्रेणी तो यहीं पर है, ठीक है। और इसके पूर्व और पश्चिम में जो पूर्व में और पश्चिम पूर्व की बात करें तो पश्चिमी घाट तक है, यानी पश्चिमी घाट पर फैली हुई है, पूर्व घाट में, दोनों में फैली। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर इस पठार की, ठीक है। इस पठार की 3 भागों में बांटा गया है। तो ये भी आप याद रखना है कि इनको कौन से 3 भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं। पहला है कि महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। तो आपका ये दक्कन का पठार है। तो इससे जो बन रहा है कि ये महाराष्ट्र का पठार है। इसमें काली मृदा को आर्किन पाई जाती है। यहाँ पर ज्वालामुखी आपको मैंने बताया था मालवा का पठार, तो मालवा के पठार से ही यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये आपका महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में पुनः 2 भागों में विभक्त होता है। तेलंगाना का पठार होता है, इसी राज्य में तेलंगाना पठार। और इस पठार की लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इस पठार को लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लावा का निर्माण से हुआ है। दूसरा है कि रायलसीला सीमा पर पठार है और आर्किन चट्टानों से बना है। तो यहाँ पर आर्किन चट्टानों का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट है कि कर्नाटक की पठार भी इसी में है। तो यहाँ पर धात्विक खनिज और आर्किन चट्टानों से पाई जाती हैं। तो आर्किन चट्टानों में ही धातुएं पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो ये कुछ पठार के बारे में हम आपको बताए थे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।